नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस प्रस्तुति बड़े भाई साहब में, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, जिसमें बड़े भाई साहब की भूमिका में है धीरज कश्यप और छोटे भाई की भूमिका में है संदीप श्रीवास्तव, जिसके निर्देशक हैं सुजीत अस्थाना। तो लीजिए पेश है आप सबके सामने बड़े भाई साहब। धन्यवाद। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने किया था। तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे और इस भावना की बुनियाद तो खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलिशान महल बन सके। और मैं छोटा था और वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल और वो 14 साल के थे। मेरी गलतियों पे सजा देना, मुझे डांटना, हर तरीके की जिम्मेदारी उनकी थी। और वो स्वभाव से बड़े ही पढ़ाकू थे। हरदम किताब खोलकर बैठा करते थे, शायद अपने दिमाग को आराम देने के लिए। कभी कॉपी तो कभी किताब पर बिल्ली, पक्षी, चिड़िया ऐसे तमाम चित्र बनाया करते थे। और कभी कभी तो एक नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह बात देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों दरअसल राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक यह गाना देखता रहा। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। और उनसे पूछने का साहस भी न था, क्योंकि वो बड़े थे और मैं छोटा था। वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और मैं 6वीं। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा वो बड़ी बात थी। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल भी ना लगता था और 1 घंटा किताब खोल बैठना मेरे लिए तो पहाड़ था। लेकिन मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर बाहर मैदान में आ जाता था। और कभी कंकरियां तो कभी कागज की तितलियां उड़ाया करता था। और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चालू वाले के ऊपर करके नीचे कूदते रहते, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद उठाते। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब को रूप देखकर मेरे तो प्राण निकल जाते। उनका हमेशा यही सवाल होता था, कहां थे? हमेशा यही सवाल, इसी ध्वनि में। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। और फिर क्या? भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई दूसरा इलाज न था। डांट और फटकार से वो मेरा सत्कार करने लगते थे। This is a मनगो। क्या हो? इस तरह पढ़ोगे? अरे इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और कोई शब्द नहीं मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेलेगा कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं आया कह रहा, मैं क्यों कह रहा, हर कोई अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। इसके लिए विद्वान आदमी होनी पड़ती है, खून चलाने पड़ते हैं, तब जाकर कोई आदमी नहीं चला। और आदमी कहने को आती है, अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, तो बोलना दूर है। और तुम मुझे देखते हो, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और आज दिन मेले तमाशे भी होते रहते हैं। मैं बात नहीं बनता, रोज हॉकी क्रिकेट के मैच भी होते रहते हैं, मैं देखने तक भी जाता हूँ, मेरा भी मन करता है खेलने का। और हाँ,
उस पर भी 2-3 साल एक ही दर्जे में पढ़ा रहता है। और तुम ये कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो सिर्फ 2 ही साल लगते हैं, तुम्हें सारी उम्र भर एक ही दर्जे में सड़ते रहना होगा। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है गाँव चले जाओ और खेल कूद किसी दूसरी करें। इस तरह दादा की बड़ी पढ़ाई में क्यों बर्बाद करते हो? इतना हो गया, ये मत करो, वो मत करो। मैं लगातार सुनकर रोने लगा। जवाब ही क्या था मेरे पास? अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उस देश की कलाम इतने निपुण थे कि ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुख की बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतनी जानबूझ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने अंदर न पाता था। और इस निराशा में जरा देर बैठकर मैं सोचने लगता था, क्यों न घर चला जाए। जो काम मेरे घूमने के बाद उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे मेरा मूर्ख रहना मंजूर है, पर इतनी मेहनत मुझसे ना हो पाए। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट ही जाते थे और मैं यह इरादा करता था कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। फिर क्या, मैं चटपट एक टाइम टेबल बना लेता था। बिना नक्शा, बिना कोई स्कीम तैयार किए मैं काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में तो खेल कूद की मन बिल्कुल उड़ जाती थी। प्रातः काल उठना, हाथ मुंह धो नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ना, 1 घंटे गणित और आधा घंटा इतिहास। फिर भोजन करके स्कूल चले जाना और स्कूल से वापस आना। शाम को आधा घंटा टहलना, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना। 1 घंटा भूगोल, 1 घंटा इतिहास, 1 घंटा अंग्रेजी का कंपोजिशन, आधा घंटा ग्रामर, फिर हिंदी अनुवाद। उसके बाद सारे विषय पर दोबारा ध्यान देना। उसके बाद भोजन करना और लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन इसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवाओं की वो हल्की हल्की, फुटबॉल की वह उछल कूद और वॉलीबॉल का वो बाली और रेज, क्या धमाकेदार खेल होता है। और कबड्डी का वो दाव और कबड्डी। मुझे अपनी तरफ इस तरह खींची ले जाती थी कि मैं वहां जाने के बाद सब कुछ भूल जाता था, कुछ भी याद नहीं था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंखें खोल पुस्तकें। वहां जाने के बाद मुझे किसी की भी खबर ना हो। लेकिन भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल ही जाता है। मैं तो हमेशा उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता था, हमेशा उनके साए से डरता था और कमरे में इस तरह कभी पहुंच जाता था कि भाई साहब को खबर ना। भाई साहब की नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण हमेशा एक नंगी तलवार लटकती मालूम पड़ती। जिस तरह मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के बंधन से जकड़ा रहता है, मैंने भी इतने तिरस्कार और घुटनियां खाकर भी इन खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर पाया। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल भी आया। उनके और मेरे बीच के 2 दर्जे का अंतर है। जी में आया भाई साहब को आने के लिए कहाँ गए आप लोग?
भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन भाई साहब इतने दुखी और उदास कि उनसे मुझे दिली हमदर्दी और उनके जख्मों में नमक छिड़कने का भाव मुझे बुरा लगा। हाँ, मुझमें अब अभिमान हुआ, आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का हुआ रोग अब मेरे ऊपर न था। मैं आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा और दिल मजबूत हुआ। इसके बाद भी उन्होंने कुछ फजीहत दी तो मैं साफ कर दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो कक्षा में पढ़ता भी था, खेलता कूदता भी था और दर्जे में अव्वल भी हूँ। जबान से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग मुझे साफ समझ में आ रहा कि भाई साहब का अवलोक अब मेरे ऊपर नहीं आया और मैं चुपचाप खेल का आनंद उठाने लगा। और एक दिन भोर का साफ समय मैं गुल्ली डंडा को घेर करके ठीक भोजन करने के समय पहुंचा और भाई साहब मानो तलवार खींच ली हो। इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल हो तो तुम्हें दिमाग हो गया। अरे घमंड तो अच्छे नहीं रहा भाई साहब, तुम्हारी कौन सी हस्ती है? इतिहास में रावण कांड तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन से उपदेश ले लिए या महज यूं ही पढ़े? महज नाम पास करना तो ऐसा चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। परंतु आजकल अंग्रेजी के राज का विस्तार काफी बड़ा हुआ है। अरे इससे कोई सफल नहीं होगा। सभी संसार के बड़े गुस्से कर देते थे और देवता ईश्वर और देवता दूसरी खिलाफ है। बड़े बड़े देवता आग और पानी के देवता दूसरे खिलाफ चला। लेकिन विश्वास क्या हुआ? उसका घमंड ने उसका नामो निशान नहीं निकाल दिया और तुम यूं ही खेल में वक्त गवा गए और एक अच्छा में पास हो गया, तुम्हें घमंड हो गया। शैतान कहां से पास होगा? शैतान उसको एक दिव्य अभिमान था कि ईश्वर का उसके बड़ा भक्त कोई और नहीं है। लेकिन अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से नजदीक का बंद किया गया और शाहरुख को भी अभिमान था, भीख मांग कर मर गया। लेकिन तुम आज केवल एक दर्जा पास कर लियो, इतने में तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अरे मैं तो कहता हूं कि तुमने अपनी मेहनत से पास नहीं किया है। वो कहते हैं भाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर केवल एक बार हाथ होती है, बार बार नहीं। कभी कभी पूरी डंडे में अक्सर अंधा चोट निशान लग जाता है। अरे इससे कोई सफल खिलाड़ी थोड़ी होगा। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई भी निशाना न चुके। मेरे दर्जे में आओ लगा ना, फिर सारे पापड़ मिलने पड़ेंगे। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लिए ही चुबानी पड़ेगी और इंग्लिस्तान का इतिहास करना पड़ेगा। भाषाओं के नाम याद रखना आसान नहीं। अरे हेनरी, आदम हेनरी को पूछ रहे हैं किस हेनरी के समय कौन सा काम हुआ, तो याद रखना आसान समझते हो? अरे हेनरी 8वें गज में हेनरी 7वां लिखा, सारे नंबर डाल, सफा चट और सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस याद में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों चार्ल्स बनियो, दिमाग चक्कर खाने लगता है। अरे अधीर रोग हो जाता है। इन हमारों को तो नाम भी नहीं दिक्कत है। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारू पंजू का नाम चले और कहते हैं छात्रों को कि अक्षर अक्षर रट डालो। अरे इसी अक्षर का नाम रटन का नाम विद्यारंभ हो रहा है। और तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? महज इंसान वास्ते ना तो बड़ी चीज नहीं है।
पन्ने की निबंध लिखो। तो तुम्हारे हाथ पाँव कांपने लगेंगे। बस कॉपी किताब सामने खोले बैठे, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो 4 पन्नों में लिखने। अरे समय की पाबंदी किसे नहीं पसंद है? बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। लेकिन नहीं, इन्हें जरा सी बात को 4 पन्नों में लिखने। अरे मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये समय की उपयोग नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है। और क्या किया? संक्षेप भी लिखो। अब बताओ, अब तेज भी दौड़े हम और धीरे भी। कहते हैं 4 पन्ने की निबंध लिखो, वो भी पूरे संक्षेप में। अब आप काफी सामने खोले बैठे हैं और उसको रंगते रहिए और कह दिए कि पूरे फुल स्केप के कार्य होने चाहिए। अब बताइए, मुझे तो बड़ा दुख होता है ये अध्यापकों पर, इनको जरा सी तमीज भी नहीं है कि ये बालक को तो समझ सकते हैं इस जरा सी बात को, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस रंगने पड़ेंगे, पूरे पढ़ने। और तुम मेरे पैरों में मत जाओ। अरे जब मेरे दर्जे में आओगे तो सारे पापड़ गिरने पड़ेंगे। और एक कक्षा पास कर दिया, इतने में तुम्हारे पाँव जल्दी नहीं रखते। तुमसे लाख पेड़ हो जाऊं, लेकिन तुमसे 5 साल का अंतर है। तुमसे बड़ा हूं, तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है, मुझे तजुर्बा है दुनिया का। जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान कर लो, वरना बहुत पछताओगे। स्कूल का समय निकल गया, वरना ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो बैठकर चित्र खींचा था, उसने तो मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब था। जो मैंने अपने आप ऊपर आत्मविश्वास पैदा किया था, वो सब लुप्त हो गया। पढ़ता मगर बहुत कम, उतना ही कि दर्जे में जलील ना होना पड़े। पर यह आत्मविश्वास लुप्त हो गया और जीवन चोरों सा कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। उनके और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मन में पूरी भावना जगी कि भाई साहब अगर 1 साल और फेल तो मैं तो उनकी बराबरी हो जाऊंगा। अब वो मुझे किस आधार पर डांटेंगे? लेकिन मैंने इस कभी विचार को अपने दिल से निकाला। आखिर वो जो डांटते हैं मेरे हित के लिए क्यों डांटते हैं? शायद उनके उपदेशों का ही वजह है कि मैं धनाधन अपने दर्जे में पास हो जाता है, और वो भी अच्छे नंबरों से। भाई साहब बहुत कुछ नम कर गए। कई बार डांटने का असर पाने के बाद भी उन्होंने धीरज से काम किया। शायद वो समझ गए थे कि मुझे अब डांटना उनका उतना अधिकार नहीं है, और रहा भी तो बहुत कम। और मैं उनकी इस शांति व्यवहार का स्वतंत्रतापूर्वक फायदा उठाने लगा। और मुझे तो अब एक नया शौक पैदा हो गया, पतंगबाजी का मुझे नया शौक पैदा हो गया। करने देना, माजा बांधना, पतंग की सारी तैयारी गुप्त तरीके से होने लगी। और भाई साहब को मैं एक खबर होने नहीं देता था कि अब उनका जो सम्मान था वो मेरे नजरों में कम हो गया। भाई साहब के घर से जो बहुत पढ़ता था, अब वो भी बंद हो गया।
फिर क्या है? एक दिन संध्या के समय हॉस्टल के ठीक ऊपर एक पतंग उड़ती हुई जा रही थी। मैंने उसे देखा और बेतहाशा उसकी तरफ भागा और मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। कोई थाली, कोई बांस और कोई लकड़ी, कोई इधर से कह रहा था पकड़ो, कोई इधर से कह रहा था पकड़ो। और पतंग ऐसा लग रहा था कि मानो एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करने जा रही है और आसमान में उड़ती चली जा रही है। और जहाँ सब कुछ समतल था, जहाँ कुछ भी नहीं था, न मोटर कार, न बस, न कोई ब्रेकर, कुछ भी नहीं था। और भाई साहब बाजार से लेकर आ रहे थे और अचानक क्या है इस तरह की बाजारी रंगों के साथ ढेले की पतंग उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम भूल चुके हो कि तुम अब निचली जमात में नहीं रहे, छठी जमात में हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। अरे आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था जब लोग नायब तहसीलदार हुआ करते थे। कितने मिडिलचों को जानता हूं मैं जो आज मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हुए। कितने ही 8वीं दर्जे और 12वीं दर्जे वाले आज समाचार पत्र के संपादक हैं और कुछ नेता हैं। और तुम इन बाजारी लोगों के साथ पतंग उड़ा रहे हो। अरे मुझे तुम्हारी कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस जिहन का क्या काम जिससे आदमी का आत्मगौरव मर जाए। अरे तुम्हारी उम्र में तो लोग क्या से क्या बन रहे हैं और तुम बाजार की नौकरी दिल से निकाल दो कि तुम मुझसे एक दर्जन नीचे आ रहे हो। तुम्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं रहा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। आज तुम मेरे दर्जे की बराबरी भी आ जाओ और अगली साल यही सिखा तो तुम निसंदेह तुम अगली कक्षा भी आ जाओ मुझसे ऊपर। लेकिन तुम मुझसे बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। जो मेरे और तुम्हारे में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिला सकता। अरे अपने अम्मा दादा को देख लो, अन्य है कि नहीं? अपने अम्मा दादा को देख लो, अम्मा कभी स्कूल नहीं गई और दादा महज 5वीं या 6वीं पास किए होंगे, लेकिन उन्हें तुमसे हमसे ज्यादा उम्र तजुर्बा है। चाहे उन्हें ये ना पता हो कि आकाश में कितने नक्षत्र हैं, कितने हैं, कौन से हमने कितने ब्याह किए, लेकिन उन्हें तुमसे हमसे ज्यादा अनुभव है। मान लो आज तुम बीमार पड़ जाओ। खैर छोड़ो, आज मैं बीमार पड़ जाऊं तुम्हें कुछ न सूझेगा, तुम्हारे हाथ पांव कांपने लगेंगे, तुम्हें दादा को तार देने के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। अगर इस जगह दादाजी होते तो क्या करते? घबराते नहीं, किसी को तार नहीं देते, बल्कि इस बीमारी का इलाज करते और उसमें सफल नहीं हुए तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते। अरे भाई, बीमारी तो बड़ी चीज है। हम तुम तो महीने खर्च भी नहीं से चला सकते। जो कुछ दादाजी देते हैं उसमें 20-22 के सारे पैसे खत्म कर देते हैं और फिर पैसे की मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, 2 भी नाई से कुछ मांग करते हैं। भाई आज जितने हम तुम पढ़ाई कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, उतने दादाजी ने अपने सारे उम्र नेक और माँ बाप के साथ बिताया, इज्जत के साथ बिताया। अरे अपने हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए है कि नहीं? और यहाँ की नहीं, ऑक्सफोर्ड अमेरिका के नाम सुना है अमेरिका का, ऑक्सफोर्ड का। 1000 रुपये पाते हैं।
में भी कर्जदार रहते हैं। और जब से उनकी बूढ़ी माँ ने उन पर घर संभाला है, तब से मानो घर में लक्ष्मी आ गई है। तब से घर में लक्ष्मी आ गई है और उनका घर अच्छे से चल रहा है। तुम्हें पास होने का जो घमंड है ना, वो दिल से निकाल दो। इसलिए उम्र का काफी तजुर्बा होना बड़ा महत्व है। तो जो कुछ कहता हूं उसे गिरा मार दो, तो बहुत पछताओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं तुम्हें इसका भी उपयोग कर सकता हूं। पता है मुझे तुम्हें मेरी बातें सुनकर जहर लग रहा होगा। भाई साहब के इस नए विचार के आगे मैं हार गया था। आज मुझे सच में एहसास होने लगा कि मैं छोटा हूं और वो बड़े हैं। भाई साहब के लिए मेरी नजरों में, मेरे दिल में सम्मान बढ़ा और भाई साहब, आप जो भी कुछ कहते हैं आप सही कहते हैं। आपका मेरे ऊपर डांटना, गुस्सा करना सब सही है। मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। ये पता मुड़ाने को मना नहीं करता। अरे मेरा भी मन करता है, मेरा भी दिल रचता है, लेकिन क्या करूं? अगर खुद पे आ चलूं तो तुम्हारी रक्षा कौन करे? क्या हुआ? चाहिए?